लगभग 1200 एसएमईज अब तक लिस्टेड हो चुके हैं। उन्होंने पहले ही 50,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये वह मूल्य है जो इस एसएमई प्लेटफॉर्म ने तैयार किया है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी एसएमई एक ही वित्त पोषण स्रोत पर निर्भर हैं। मार्केट पिलर्स अनकवर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिनका काम भारतीय एसएमई के भविष्य को आकार दे रहा है। टीजीआई एसएमई के सीईओ श्री अजय ठाकुर एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं जो एसएमई के साथ इक्विटी पहुंच के साथ साथ विकास और रणनीति पर काम कर रहे हैं। आज इस एमपीयू एजुकेशन सीरीज में हम उनसे बात करेंगे कि स्टार्टअप्स में एसएमई में निवेश के अवसर कैसे वास्तव में मौजूद हैं और उनके विस्तार की संभावनाएं क्या हैं, और साथ ही किसी भी संभावित खतरे की पहचान करने में आपकी मदद करने के लिए भी। श्री अजय ठाकुर, आज मनी टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते ही हैं, जब हम भारत में वित्तीय विकास की बात करते हैं तो आपका नाम न लेना गलत होगा, क्योंकि आप ही इसकी शुरुआत के सूत्रधार रहे हैं। मैं समय को थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ ताकि इस बारे में विस्तार से बात कर सके कि वह कौन सी विशेष बात थी जो आपको वित्त और पूंजी बाजार के साथ साथ एसएमई की दुनिया में भी लेकर आई। आपको बता दूं, मैं 1996 से स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ हूँ और चुनौतीपूर्ण भूमिका में विभिन्न विभागों को संभाला है। 2010 में जब एससीबीआई ने एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी किए तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिससे पूंजी बाजार का अच्छा अनुभव हो, जो पूंजी बाजार को समझता हो, जो इस नए प्लेटफॉर्म की भूमिका निभा सके। और उस समय के दौरान बीएससी के प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि मुझे एसएमई प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और उन्होंने मुझे इसका प्रभारी बना दिया। हालांकि तब ये चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आपके पास एक ओटीसीआई था जो इसी उद्देश्य से लॉन्च किया गया था और दिशा निर्देश लगभग वही थे, और इस एसएमई प्लेटफॉर्म पर फीडबैक काफ़ी नकारात्मक था। तो उस समय मैं बहुत झिझक रहा था कि जिम्मेदारी लूं या नहीं। स्टॉक एक्सचेंज में भी लोग इस प्लेटफॉर्म को लेकर इतने आशावादी नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि आखिरी व्यक्ति की भी राय लूं और फिर फैसला करता कि जिम्मेदारी लूं या नहीं। लेकिन उस सज्जन ने मुझे बताया कि मुझे नहीं पता कि ये बात उनके मुंह से कैसे निकली, क्योंकि वो एक आईटी विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं अजय, मुझे लगता है कि तुम इस जिम्मेदारी को लेने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो और तुम इसे सफल बना सकते हो। और वहाँ से तुम जानते हो, मुझे नहीं पता कि उसके बाद मुझे किस बात ने प्रेरित किया। फिर मैं बीएससी के एमडी के पास गया और उनसे कहा कि मैं ये जिम्मेदारी लेने और इसमें अपना पूरा मन लगाने के लिए तैयार हूँ, और वहीं से यह सफ़र शुरू हुआ। लेकिन सभी हितधारकों को साथ लाने में लगभग 2 साल का समय लग गया। मुझे मर्चेंट बैंकर नहीं मिल रहा था, मुझे कंपनी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर कोई बहुत निराशावादी था। कोई भी, आप जानते हैं, कैट बनाना नहीं चाहता था। मैं जाकर सूचीबद्ध क्यों हो, तो न तो आपको कोई कंपनी मिलती है और न ही कोई मर्चेंट बैंकर। तो किसी तरह मुझे एक मर्चेंट बैंकर मिला, एक युवा जिसने अभी अभी अपना मर्चेंट बैंकिंग विभाग शुरू किया था, अरिमन के श्रीपाल साहब। फिर हमें एक कंपनी मिली, बीसीबी फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी कंपनी थी, और काफ़ी प्रयासों के बाद आखिरकार हमने मार्च 2012 को बीसीबी फाइनेंस की लिस्टिंग के साथ एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो यह पहला मील का पत्थर था। जैसा कि आप जानते हैं, अविश्वास की जगह से कम हमने ये साबित कर दिया कि हाँ, ये एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा सकता है। तो वहीं से यात्रा शुरू हुई। सभी कर्मचारी, एमटी, बीएससी के सीईओ सभी बहुत सहयोगी थे। वे मुझे प्रेरित कर रहे थे, मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने मुझे पूरी छूट दी, और ये की वजह थी कि मैंने
देश भर में यात्रा की, लगभग 42,000 प्रमोटरों से मुलाकात की 2005 और सेमिनारों में बात की, ढेरों इंटरव्यू दिए और आखिरकार आज आप देख रहे हैं कि सफलता मिली है। BSE ऑरेंस 2 को अपना SME प्लेटफॉर्म मिल गया है। कुल मिलाकर 1,100 से 1,200 SME सूचीबद्ध हो चुके हैं। वे पहले ही 50,000 करोड़ रुपए जुटा चुके हैं और उनका बाजार पूंजीकरण लगभग 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ये वो मूल्य है जो इस SME प्लेटफॉर्म ने बनाया है और वास्तव में कई SME के लिए द्वार खोल दिए हैं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सभी SME वित्त पोषण के एक ही स्रोत यानी डॉन्टिन वित्त पोषण पर निर्भर हैं और कई बार इससे कंपनी की बैलेंस शीट और PL खाते में गहरी खाई बन जाती है, जिससे वे तनाव में आ जाते हैं। तो छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए इक्विटी फंडिंग आ रही है। आपने सही कहा कि वे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और हमें उन्हें मजबूत बनाना है। इसलिए चाहे सरकार हो हमारी तरफ से या स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से, हम सभी ने ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं कि हम उन्हें इक्विटी तक पहुंच दें और अगले स्तर तक ले जाएं। मुझे लगता है कि इस तरह की सफलता की कहानी को साझा करना बेहद जरूरी है। अगर आप फिल्म नहीं खरीद सकते तो कम से कम किताब तो खरीद ही सकते हैं। यही सही तरीका है। आपने अपनी नई किताब विजन टू विक्ट्री में अपने अनुभव साझा किए हैं। क्या आप इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? मैंने इस पर अभी तक बात नहीं की है। सबसे पहले मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया है। मेरा वो सफर जिसने मेरे अंदर वह मजबूती और सहन शक्ति पैदा की, और वहां से आप जानते हैं यह निश्चित रूप से एक बहुत ही कठिन यात्रा थी। बहुत सी बातें आप लिख नहीं सकते, क्योंकि बातचीत जब घंटों दिनों तक चलती है और जब सफलता की दर केवल 0.1% होती है, तो आप जानते हैं कई बार संभावना होती है कि आप उदास महसूस करते हैं। और आप जानते हैं मैं प्रमोटरों से लगातार मिलता रहा हूं। जब कोई प्रमोटर लिस्टिंग के बाद सफल होता है और उसका टर्नओवर और मुनाफा बढ़ता है, तो ये मेरे लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ये मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए मैंने किताब में सभी चीज़ों को क्रमवार रखा है ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि सरकार, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन कर्मचारियों और केंद्र में मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की पहल से ही ये सफलता मिलती है। और मैंने उन SME के कुछ उदाहरण भी दिए हैं जो सफल हुए हैं। इसके अलावा मैंने मर्चेंट बैंकर्स के उदाहरण भी दिए हैं। मैंने उन मर्चेंट बैंकर्स की भूमिका के बारे में भी विस्तार से बात की है, क्योंकि ज़्यादातर बिचौलियों को, आप जानते हैं, इस किताब में कड़ी मेहनत करने के बावजूद मान्यता नहीं मिलती। क्या आप सच्चाई जानने को उत्सुक हैं? क्या आप मिथकों को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस पुस्तक के जरिए SME लिस्टिंग से जुड़े मिथकों को तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर प्रमोटरों और मर्चेंट बैंकर्स को लेकर निवेशकों में गलतफहमियां होती हैं, जबकि किसी SME को सूचीबद्ध करना एक जटिल प्रक्रिया है। क्या आप चाहते हैं कि निवेशक और हितधारक इसकी असल सच्चाई को समझें? मैंने इस पूरे इकोसिस्टम को गहराई से समझने की कोशिश की है। ये महत्वपूर्ण है कि लोग समझें SME को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि सेबी के कंप्लायंस के नियम SME प्लेटफॉर्म पर भी मैनबोर्ड जैसे ही लागू होते हैं। तो जहां तक लिस्टिंग के लिए अनुपालन का सवाल है, कोई छूट नहीं। लिस्टिंग के बाद अनुपालन के मानदंड तो होते हैं, लेकिन छूट भी होती है। मानदंडों में छूट तो होती है, लेकिन अनुपालन में कोई छूट नहीं थी। तो मुख्य बोर्ड पर एक मर्चेंट बैंकर जो भी हो वही काम करता है जो SME मर्चेंट बैंकर कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रयास, कड़ी मेहनत। अब जब आप मुख्य बोर्ड कंपनी या बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो उनके पास बैंडविड्थ होती है, उनके पास कंपनी सचिव है होते हैं, उनके पास वित्तीय व्यक्ति होते हैं, उनके पास मानव संसाधन होता है, सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है, आपको जो भी चाहिए सब कुछ मौजूद होता है। मर्चेंट बैंकरों के लिए बड़ी कंपनी का अनुपालन करना और प्रॉस्पेक्ट्स दाखिल करना सरल होता है, लेकिन छोटी कंपनियों के मामले में उनके पास ये सब नहीं होता। ठीक है,
तो मर्चेंट बैंकर को भी यही काम करना होगा, शायद ज़्यादा, लेकिन शायद और भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर्स को यही बताया था। लेकिन एसएमई प्रमोटर्स से ये उम्मीद नहीं कि वे सब कुछ दें, अपने 2 लोगों को भेजें और सुनिश्चित करें कि सब सही है। अगर नहीं तो अनुपालन में मदद करें, ठीक है। मर्चेंट बैंकर जो किया उसमें लागत संवेदनशीलता थी, क्योंकि वे इतना नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने लागत न्यूनतम रखी है। और इसलिए मैंने मर्चेंट बैंकर से कहा है कि अगर इनमें से कोई स्टार्टअप है तो देखिए, ये इन छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों, इन स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाने जैसा है आपकी मेहनत, आपकी हर कोशिश जो आप इनमें लगाते हैं। अगर ये कंपनियां बड़ी हो जाएंगी तो आप भी अपने आप बड़े हो जाएंगे, आप भी धन अर्जित करेंगे। और यही वजह है कि ये मर्चेंट बैंकर प्रेरित रहते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें वो इनाम नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है आखिरकार जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ता गया, इन मर्चेंट बैंकरों को भी इनाम मिला। मैं प्रमोटरों के साथ आपके अपने अनुभवों से कुछ जानकारी हासिल करना चाहती हूँ। लगभग 42,000 प्रमोटरों से बात की है और जाहिर है उनकी कंपनियों से भी। जब आप उनसे बात करते हैं तो जाहिर है कि कुछ बातें जरूर होती हैं। आज के समय में आप लाल झंडों को आसानी से पहचान सकते हैं। उनके साथ काम करने और निवेशक होने के नाते क्या आप कुछ उदाहरण साझा कर सकते हैं जहां आपको लगा हो कि हाँ, मुझे इस कंपनी से दूर रहना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि हम प्रमोटरों में क्या देखते हैं, क्या उनके पास दीर्घकालिक दृष्टि है या नहीं, क्या उनके पास ट्रेडिंग की मानसिकता है, या वे सोचते हैं कि ये व्यवसाय उनका अपना व्यवसाय है, इसलिए वे चाहते हैं कि एक उत्तराधिकार मॉडल भी होना चाहिए। तो चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पता होना चाहिए, सब कुछ समझना या पुस्तकों में दर्ज करना, चाहे बैलेंस शीट, एल खाता साफ हो या नहीं, या धन का डायवर्जन हो, और क्या वे सभी अनुपालन कंपनी में जांच और संतुलन स्थापित कर रहे हैं या नहीं। जब तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, हम कंपनियों को सूचीबद्ध नहीं करते। कई बार प्रमोटरों से मिलने पर पता चलता है कि उनका दृष्टिकोण अल्पकालिक है। वे उत्तराधिकार जैसी बातों पर चर्चा नहीं करते, कहते हैं जब तक मैं हूँ कंपनी चलेगी, फिर छोड़ दूंगा। अगर प्रमोटर का यही दृष्टिकोण है तो हम उन्हें सूचीबद्ध होने से रोकते हैं। हम हमेशा सही प्रमोटरों को स्टॉक एक्सचेंज में लाने का प्रयास करते हैं। 42,000 प्रमोटरों से मिलने के बाद मैं उन प्रमोटरों को सूचीबद्ध करने का सुझाव देता हूं जो न केवल कंपनी का विस्तार करना चाहते हैं, बल्कि उसे अगले स्तर पर ले जाने की महत्वाकांक्षा भी रखते हैं। अगर वे निवेश के बाद पछताते नहीं हैं और अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हैं, तो वही सही प्रमोटर होते हैं जिन्हें हम सूचीबद्धकरण एक ही कोशिश करते हैं। इस तरह के प्रमोटर भविष्य में कंपनी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार उन प्रमोटरों में भी बहुत बदलाव करने पड़ते हैं, क्योंकि 42,000 में से केवल 1,000, 100, 1,200 कंपनियां ही सूचीबद्ध होती हैं। तो इसका मतलब है कि 90-95% कंपनियां सूचीबद्ध होने से बचती हैं। लगभग 7 लाख छोटे और मध्यम उद्यम हैं। लगभग 2.5 लाख मध्यम उद्यम हैं जो सब सूचीबद्ध होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में हैं, क्योंकि BSE 150 वर्षों से अस्तित्व में है। हमारे पास मुश्किल से 5,000 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अंतराल बड़ी समस्या है। उन्हें धन के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है और पूंजी बाजार की पहुंच न हो तो वे बड़े नहीं बन सकते। हमें ऐसे प्रमोटरों को लाना होगा जिनके पास व्यवसाय की मापनीयता है और जो अनुपालनों को समझते हैं, जिन्होंने धन का दुरुपयोग नहीं किया। तो यह सूचीबद्ध होने और निवेश के लिए सही जगह है। आपने प्रमोटरों को सलाह दी है जिनमें कुछ की कंपनियों को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा है। आपने उन्हें कभी कभी
इंतजार करने की भी सलाह दी है क्योंकि लिस्टिंग सही विकल्प नहीं हो सकती। हाँ, कई प्रमोटर सिर्फ कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन पैसा विकास में लगेगा या संचालन में अगर ये स्पष्ट नहीं है तो हम उन्हें मना कर देते हैं। मर्चेंट बैंकर भी तभी काम लेते हैं जब उन्हें लगे कि निवेशकों को लाभ मिलेगा। कई प्रमोटर खुद को ईमानदार बताते हैं और वे होते भी हैं, पर अगर व्यवसाय में विशिष्टता नहीं है तो फिर ईमानदारी का महत्व कम हो जाता है। निवेशकों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ व्यवसाय होता है जो प्रमोटर से अलग पहचान रखता है। ऐसे में प्रमोटर की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर प्रमोटरों की ईमानदारी व्यवसाय की विशिष्टता से जुड़ी नहीं है तो इसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जाहिर है हम उन प्रमोटरों से बचते जिनकी वृद्धि कम दिखती है, शायद 5 या 7%। फिर भी आमतौर पर ऐसी कंपनियों को सूचीबद्ध नहीं किया जाता क्योंकि जब आधार कम है तो विकास दर अधिक होनी चाहिए, परंतु यदि दोनों कम हैं तो ऐसी कंपनियां शेयर सूचीबद्ध के लिए उपयुक्त नहीं। एसएमई को टिकने और निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए तेज 2 अंकों की वृद्धि जरूरी है। अगर किसी कंपनी का आधार छोटा है तो उसमें उच्च वृद्धि की अपेक्षा होती है। इसलिए ये ब्लू चिप कंपनियों जैसी वृद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर कम आधार होने के बावजूद विकास दर भी कम है तो ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए। ट्रेडिंग कंपनियों को भी तब तक लिस्ट नहीं किया जाता जब तक उनमें आईटी इनोवेशन जैसा कुछ खास न हो। अब आप जानते हैं एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म की वजह से हम खुदरा निवेशकों के पास अपनी संपत्ति बढ़ाने का बेहतरीन मौका है। लेकिन क्या आप हमारे निवेशकों और दर्शकों के साथ कुछ बुनियादी बातें साझा कर सकते हैं जो एसएमई एक्सचेंज में निवेश करते समय, खासकर पहली बार एसएमई निवेश करने वाले निवेशकों को शायद पता नहीं हो? मैं निवेशकों को सलाह देता हूं कि अगर उनके पास कंपनी के व्यवसाय को समझने का समय नहीं है तो बैलेंस शीट और पीएल खाते को समझें, या कंपनी की ग्रोथ समझें, या सेक्टर की समझ न हो तो विशेषज्ञ से सलाह लें और फिर निवेश करें। खुदरा निवेशक के रूप में आपके पास अधिक पैसा नहीं हो सकता और दिशा निर्देशों के बदलाव के बाद ये कंपनियां अब 2 लाख रुपए का न्यूनतम निवेश तय करेंगी। इस स्थिति में कंपनी में निवेश करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतें क्योंकि यह एक उच्च जोखिम इम और लाभ का खेल है। केवल तभी निवेश करें जब आप व्यवसाय को पूरी तरह समझते हों, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि उनका कोई निहित स्वार्थ हो सकता है जो आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। हमेशा एक तटस्थ व्यक्ति से सलाह लें जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके कि निवेश सही है या नहीं, और सही सलाह मिले। सब कुछ समझें, बिजनेस और सेक्टर को जानें, तभी कंपनी में निवेश करें। दूसरी बात, पीएल अकाउंट में पिछले 3 साल का बैलेंस देखें। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कंपनी भले ही उनके पास, आप जानते हैं उन्होंने कुछ अच्छा किया है, लेकिन क्या पिछले 2-3 वर्षों में यह वृद्धि स्थायी है? क्या वे 20, 30, 40 की दर से बढ़ रहे हैं? क्या राजस्व या लाभ अस्थिर है? यह उन सवालों का जवाब देने की कोशिश है। इन बातों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे क्षेत्र नया हो या पुराना। विशेषज्ञों से सलाह लेना भी ज़रूरी है। भले ही आप पूरी तरह से न समझ पाएं, फिर भी समझदारी से निवेश करने पर आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आपके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में लघु और मध्यम उद्यमों की क्या भूमिका होगी? हम अक्सर बात करते हैं कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस परिदृश्य में एमएसएमई का क्या योगदान होगा? निवेशकों को कैसे तैयार होना चाहिए? एमएसएमई एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। देखिए, इस देश में लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा मैक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए वे देश के आर्थिक परिदृश्य की नसें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार या अन्य हितधारकों के लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि मैक्रो, लघु और मध्यम उद्यम रोजगार सृजन के लिए सतत विकास देखें। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि निर्यात में उनका योगदान लगभग 40% है, विनिर्माण में उनका योगदान 5% है।
सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान 30% है, लेकिन फिर भी सकल घरेलू उत्पाद के योगदान के लिहाज से ये विकसित देशों से बहुत कम है। ठीक है, इसे 50% से ऊपर जाना होगा। इसलिए इस साल सरकार ने बजट के तहत ये कदम उठाया कि इन तीनों श्रेणियों वृहद, लघु और मध्यम में उनके निवेश में 2.5 गुना वृद्धि हुई है। इनका कारोबार 2 गुना होकर 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कंपनी मैक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की परिभाषा में आती है। इसलिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं लाती रही है ताकि इन SME, MSME में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। यह देश के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके SME प्लेटफॉर्म के साथ मुझे लगता है कि इसे अगले स्तर पर ले जाया जा सकता है। 1500 में से 1-2 कंपनियों में खामी हो सकती है, लेकिन लोग उसी पर ध्यान देकर SME प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया पर निशाना बनाते हैं, जबकि हजारों अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्तीय सलाहकार, कंपनी सचिव जैसे हितधारकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि SME सही अनुपालन करें और खाते ठीक से संभाले जाएं। मर्चेंट बैंकरों को भी स्टॉक के साथ उचित प्रोस्पेक्ट्स देना चाहिए ताकि स्वीकृति आसानी से मिले। ये अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा स्टॉक एक्सचेंज को भी उनकी मंजूरी देने में कठिनाई होगी। तो हुआ यूं कि कई छोटे और मध्यम आकार के उद्यम सूचीबद्ध न होकर खुद को विकसित करें, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी तंग है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि हम विकासोन्मुखी लघु और मध्यम उद्यमों को अच्छी तरह से अनुपालन योग्य बनाएं ताकि एक्सचेंज उन्हें मंजूरी दे सकें और फिर ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो जाएगा। हम एक बड़ी छलांग देखने वाले हैं। छोटे और मध्यम उद्यम तेजी से विस्तार करेंगे और उनका वृद्धि उल्लेखनीय होगी। हम देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आपका जुनून पूंजी बाजार और छोटे मध्यम उद्यमों को वित्त पोषित करना है। जब आप इसके बारे में नहीं सोचते तो क्या करना पसंद करते हैं? मैं बाजारों के बाहर श्री ठाकुर की जीवन की झलक देखना चाहती हूँ। 14 सालों से मैंने पूरी तरह से लघु और मध्यम उद्यमों को समर्पित कर दिया है। यहाँ तक कि रात के 12 बजे भी मुझे फोन आते थे। इसलिए उसके बाद मैं अपनी निजी जिंदगी का आनंद कभी नहीं ले पाया। मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं, संगीत मेरा शौक है। मुझे गाने सुनना, फिर व्यायाम करना, जिम जाना, वहाँ भी मैं कुछ समय निकालता हूँ। फिर दोस्तों से मिलता हूँ जो मुझे पसंद हैं। कभी कभी मैं अपने पैतृक स्थानों पर भी जाता हूँ। इस तरह मैं खुद को व्यस्त रखता हूँ। मुझे यकीन है कि आपका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा SME इकोसिस्टम भी आपकी मौजूदगी और योगदान की सराहना कर रहा है उस क्षेत्र में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। श्री अजय ठाकुर, अपने अनुभव और उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। खैर, मनी टीवी का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और निवेशकों की सामग्री के लिए जुड़े रहें।